अच्छा जी, एक दो सवाल है, पहले उनके मुझे जवाब दें। आपके ख्याल से आज दुनिया यूनिपोलर है या मल्टीपोलर है? ठीक है जी। पता है ना कॉन्सेप्ट, सारों को पता है यूनिपोलर और मल्टीपोलर का। यूनिपोलर ये था, अगर किसी को नहीं पता तो यूनिपोलर ये था कि अमेरिका वाज सोल सुपर पावर और वो दुनिया को रूल कर रहा था। इट मीन्स उस वक्त दुनिया किसमें थी? यूनिपोलरिटी में। आज मल्टीपोलरिटी में है, तो उसके डिफरेंट रीजन है, हम उस पर बात करेंगे। एक तो ये आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, आज की आइडियोलॉजी ग्लोबलिज्म की आइडियोलॉजी है या नेशनलिज्म की है? हाँ जी सारे। मॉडर्न एरा की आइडियोलॉजी कौन सी है? ग्लोबलिज्म की है या नेशनलिज्म की है? और बाकी लोग सारे नेशनलिज्म। आज की आइडियोलॉजी कौन सी है? ग्लोबलिज्म या नेशनलिज्म मॉडर्न वर्ल्ड की? हाँ जी, जल्दी साहब। दोनों का? ठीक है, गुड आंसर। कासिम साहब कह रहे हैं ग्लोबलिज्म। हाँ जी। नहीं, आपके पास अगर कंटेंट है नेशनलिज्म वाला तो आप कह सकते हैं। इफ यू कैन प्रूव इट आप कह सकते हैं। हाँ जी। बाकी लोग ग्लोबलिज्म नेशनलिज्म पढ़ा होगा लेक्चर पे, पढ़ा था ये वाला? अच्छा ठीक है। चलें जी, दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप कह रहा है, आप ऑनलाइन वाले भी प्लीज जरा इसमें इन्वॉल्व होइएगा। आपके पास भी जो आइडियाज हैं तो काइंडली लिखते जाइएगा, मैं उसको भी ऐड करता जाऊंगा। इस वक्त हमारे पास तीन टाइप के ग्रुप हैं। एक कह रहे हैं जी ग्लोबलिज्म, एक कह रहे हैं नेशनलिज्म, और एक कह रहे हैं जी दोनों ही। ठीक है, तो एक ग्लोबलिज्म वाले आइडिया बता दें कि क्यों आप कह रहे हैं कि आज की आइडियोलॉजी ग्लोबलिज्म की है। और फिर एक नेशनलिज्म वाले जो थे, मुझे याद है जो नेशनलिज्म वाले थे, मैं उनसे नेशनलिज्म का पूछ लूंगा। जो ग्लोबलिज्म वाले थे उसमें ग्लोबलिज्म वाला पूछ लूंगा। हाँ जी, ग्लोबलिज्म वाले बताएंगे आपके ख्याल में क्यों आज की आइडियोलॉजी ग्लोबलिज्म? टेक्नोलॉजी तो कंट्री टू कंट्री कनेक्टेड। टेक्नोलॉजिकल एडवांस। हाँ जी, कंट्री कनेक्टेड। ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ या डिपेंडेंसी ऑफ कंट्रीज ऑन ईच अदर। एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इस वजह से ग्लोबलिज्म जो है वो ठीक है। हाँ जी, और बताएं, नेशनलिज्म वाले बता दें। सर जिस तरह अभी रिसेंटली ट्रम्प ने आते ही बोला था माय पीपल इज माय प्रायोरिटी। अब सर जिस तरह उसने वहां से इलीगल्स को डिपोर्ट करना शुरू करा और नेशनल्स को उसने प्रेसिडेंट रखा सबके ऊपर, यूएस केस के बंद कर दिया। ठीक है, आपने कहा जी कि जो ट्रम्प साहब हैं वो, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो नेशनलिस्ट इकोनॉमी है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, वो वाली आपकी फर्स्ट क्लास है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है, टॉपिक ये है, उसके अंदर एक हम डिबेट कर रहे हैं ग्लोबलिज्म और नेशनलिज्म की। हमारे पास दो टीम्स बन गई है। कुछ का व्यू है कि आज की इकोनॉमी ग्लोबलिज्म की है, कुछ के रहे नेशनलिज्म की इकोनॉमी है। आपको पता है इनका या नहीं पता? बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, चलें आप जरा इस कोशिश करते हैं आप। ग्लोबलिज्म वाले कहते हैं कि दुनिया आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है।
एक तरफ पावर होनी चाहिए। हाँ जी, वो अमेरिका जो है वो यूनिपोलर था, इस वजह से हम यूनिपोलर करते थे। आज हमारी जो डिबेट थी कि वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर, तो अब सारी पावर्स अमेरिका के पास नहीं रहेगी, अब वो वहां से शिफ्ट हो रही है टू वर्ल्ड मल्टीपोल्स। ठीक है, इस पे फ्रीद ज़िक्रिया ने एक दफा, एक उनका आर्टिकल था, फ्रीद ज़िक्रिया CNN के बड़े अच्छे वो उनका चैनल है, तो वो उसका एक उनका शो आता है, उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका रिमेन्स द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पावर इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री। इन दो चीजों में तो जो अमेरिका है वो यूनिपोलर, मतलब वो उसकी सारी पावर उसके पास है, लेकिन इन एवरी अदर फील्ड द पावर पैटर्न्स आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम अमेरिका। उसके अलावा आप कोई भी डोमेन ले लें, उसमें जो पावर पैटर्न्स हैं वो अमेरिका से अवे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सिर्फ इस लाइन से आप जब स्टार्ट कर देंगे ना कि सिर्फ क्योंकि मिलिट्री इस वक्त आप जिससे मर्जी उसको कंपेयर कर लें, अमेरिका मिलिट्री में सबसे आगे है। पॉलिटिक्स उनकी आज भी स्ट्रांग है, क्योंकि दुनिया में अगर 193 कंट्रीज हैं तो उनमें से 150 के करीब डेमोक्रेटिक है। इट शोज दैट कि अमेरिका की पॉलिटिक्स आज भी स्ट्रांग है। यूएनओ उनके कब्जे में है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके कब्जे में है, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन उसके कब्जे में है। इट मीन्स कि जो आपकी पॉलिटिक्स है वो भी उनकी अच्छी है, लेकिन उसके अलावा और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो कौन सी है? इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी की डोमेन में तो हमारा बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया, उधर वो सारा शिफ्ट हो रहा है। बाकी पॉलिटिक्स और मिलिट्री में नो डाउट अमेरिका ही सबसे आगे। अब अमेरिका जो स्लोगन लगाता रहा है पिछले 20 लास्ट 2 डिकेड्स में, वो था उनका जी ग्लोबलिज्म का, डेमोक्रेसी एंड ग्लोबलिज्म। वो इकट्ठे आपस में उन्होंने कोलैब किया कि जी हम डेमोक्रेसी में लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स देंगे थ्रू ग्लोबलिज्म, कि हर बंदे तक हर चीज की एक्सेस हो। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने जो सिस्टम दिया, इधर कासिम साहब ने वो सॉरी ईजा साबिन ने बनाया जी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। क्या आज कोई भी कंट्री सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट होके रह सकता है? नहीं, हर मुल्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए कहा जाता है जी कि आज की जो आइडियोलॉजी है वो किसकी है? ग्लोबलिज्म। ठीक है, डिपेंडेंसी वही इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की वजह से आपकी डिपेंडेंसी भी आती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी। मिसाल के तौर पर हम फेसबुक की बात करें तो हमारे पास क्या कोई अपने ऐसा सोशल लिंकेज के लिए कोई सॉफ्टवेयर है पाकिस्तान के पास, या दुनिया के बहुत ज्यादा ममालिक के पास नहीं है? तो सारी दुनिया इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, एक्स ये यूज कर रही है। हाँ जी, हम हम तो ऑब्वियसली हम तो आज सारा कुछ दूसरों की मदद से कर रहे हैं, लेकिन वैसे जनरली तो उसमें भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और जो कनेक्टिविटी है, जो सोशल मीडिया, उसने भी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा पॉइंट था जो उन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दिस इज द स्लोगन ऑफ ट्रम्प इन 2024 इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएस। अब वो क्या कह रहे हैं? अब ये क्या चीज है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? ये कौन सी आइडियोलॉजी है? ये तो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है। तो जो सबसे बड़ा ग्लोबलिज्म का प्रमोटर था वही नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। ऐसे ही है। फिर दूसरा आप देखें, दुनिया की दूसरी बड़ी पावर कौन सी है? चाइना। दूसरी बड़ी पावर है चाइना। तो चाइना की आइडियोलॉजी कौन सी है? चाइना की इकोनॉमी नेशनलिस्ट है या ग्लोबलिस्ट है? हम इसकी समझ। हाँ जी, वो प्रॉपर नेशनलिस्ट है। वो ग्लोबलिज्म को यूज करते हैं टू इम्प्रूव देयर नेशनलिज्म। वो अपनी ट्रेड जरूर करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? ताकि अपनी नेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो जो मेन आइडियोलॉजी है वो नेशनलिस्ट की है, लेकिन थ्रू ग्लोबलिज्म। तो जो चाइनीज ड्रैगन है, इस नेशनलिस्ट
वो भी नेशनलिस्ट निकल आया। अब फिर एक और चीज, इससे तीसरी बड़ी इकॉनमी कौन सी? इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इज इंडिया। अब ये होता है कि आप अगर अपना करंट अफेयर अपडेट करते हैं तो पहले नहीं थी, अब आ गई। इंडिया की आइडियोलॉजी कौन सी है? हिंदुत्व। हिंदुत्व इज नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। we want to make India the एशियन टाइगर। हम इंडिया को एशियन टाइगर, एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। बेसिकली वो चाइना के साथ कंपटीशन है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और बड़ी पावर जो कि है जी ब्राजील। ये भी बड़ा ही शदीद किस्म का जो है ना आपका नेशनलिस्ट बन रहा है। इसकी भी प्रॉपर जो आइडियोलॉजी है ये भी नेशनलिस्ट है। अच्छा जी, चलें ठीक है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास होगी ना एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है, रशिया आप देख लें, दैट इज नेशनलिस्ट। ठीक है। लेकिन इस सारे के मुकाबले में एक ऐसी चीज है, ग्लोबलिज्म और नेशनलिज्म का एक मैं आपको बड़ा डिफरेंस बताता हूँ। ग्लोबलिज्म को जो डिफाइन करते हैं ना, वो कहते हैं एक दो वर्ड यूज रखने ग्लोबलिज्म के। एक वो कहते हैं द फ्लैट वर्ल्ड। फ्लैट वर्ल्ड मीन्स कि आप बॉर्डर्स को खत्म कर। ग्लोबलिस्ट जो कहते हैं इन द टर्म ऑफ इकोनॉमी, मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट वो फॉलो करते हैं। मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में कौन कौन से चार पैरामीटर हैं? हाँ जी अली साहब, मॉडर्न नेशन में कौन से चार पैरामीटर हैं? हाँ जी, पहला कौन सा है? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट। तो वो सारे के सारे जितने भी ग्लोबलिस्ट हैं वो इस चीज को लाजमी फॉलो करते हैं, इससे डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वो कहते हैं जी कि बॉर्डर्स की जरूरत नहीं है हमें, आप इजीली ट्रैवल करें जहां पर मर्जी जाएं। और इकोनॉमी में ट्रैवल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक तो ट्रेड करनी है, फिर दूसरा आपका टूरिज्म है। तो टूरिज्म में भी अगर बॉर्डर्स होंगे तो आप टूरिज्म नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में जो सबसे बड़ी ग्लोबलिज्म की मिसाल है वो आपके पास आ जाती है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में कितने मुल्क हैं? 27। अच्छा हाँ जी, 27 कंट्रीज हैं। तो क्या उन 27 कंट्रीज में से आप किसी ने कोई अपने बॉर्डर्स, प्रॉपर बॉर्डर्स बनाए हुए हैं किसी कंट्री में? टेरिटोरियल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी, लेकिन उनका वो प्रॉपर बॉर्डर्स नहीं है। कोई भी किसी मुल्क में भी जाना चाहे तो वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, इन्वेड नहीं करते। लेकिन देखे ना कि उन्होंने अपनी ट्रेड को इतना आसान कर दिया है, उन्होंने टैक्सेस खत्म कर दिए हैं, उन्होंने टूरिज्म को इतना आसान कर दिया है कि आप किसी भी, जैसे आप लाहौर से पत्तों जा रहे हैं वैसे ही आप जर्मनी से फ्रांस जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बॉर्डर्स खत्म कर दिए हैं। तो वो जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो ग्लोबलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इन सारों ने क्या किया है? अमेरिका ने क्या किया? अब जो मैं मेन टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, अब वो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो जरा आप थोड़ी सी वो हिस्ट्री में हम जाके कुछ चीजें कर रहे थे जी। मैं कासिम साहब G7 पे भी आता हूँ। अमेरिका आज क्या कर दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है जी आपका कॉन्सेप्ट है पॉपुलिज्म का, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेड बैरियर्स का। पॉपुलिज्म क्या है? पॉपुलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कि नेशनलिज्म के बड़ी करीब है। एक ऐसा लीडर जो कि नेशनलिस्ट हो
और उसके पीछे प्रॉपर उस कौम की सपोर्ट भी है। उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलिस्ट लीडर। कौन? एक नेशनलिस्ट लीडर जिसके पीछे उसके नेशन उसको बड़ा हैवीली सपोर्ट कर रही है। जैसे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इमरान खान, अमेरिका में बात करें तो ट्रम्प, इंडिया में बात करें तो, और चाइना में बात करें तो, और ब्राजील का जैर बोल्सोनारो। तो हर मुल्क में जो आपको मशहूर मिलेगा वो हमेशा पॉपुलिस्ट लीडर होगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलिस्ट लीडर था भुट्टो, ठीक है, ही वाज नेशनलिस्ट, और उसके पीछे बहुत ज्यादा मैस पावर थी। और फिर जब एक पॉपुलिस्ट लीडर आता है तो वो क्या करता है? उसके लिए जो नारा होता है वो होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये वाले जो मैंने पहले सारे आपको नारे बताए, वो कौन लगाएगा? ये पॉपुलिस्ट लीडर। और अब जो अमेरिका आया, इसने क्या किया? अमेरिका तो ग्लोबलिज्म को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो जब ये प्रमोट कर रहा है तो इसने अब क्या किया? अगर हम अगर अमेरिका के नक्शे की बात करें तो ये अमेरिका है, इसके ऊपर ये चाइना है, और सॉरी कनाडा है, और इससे नीचे आपका मेक्सिको है। ऐसे ही है। अब इन्होंने क्या किया? यूएसए ने 25% टैरिफ लगा दिए मेक्सिको पे। अगर मेक्सिको ने कोई भी चीज यूएसए में भेजनी है तो उसको 25% टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जो ड्रग्स हैं, मिसाल के तौर पर मेक्सिको बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो वाले ड्रग्स नहीं, लाइफ मेडिसिन मेक्सिको जो भेजता है वो मेडिसिन भेजता है अमेरिका में। तो अगर एक मेडिसिन की प्राइस नॉर्मली रेट पर 100 रुपए थी, अब वो जब जाएगी तो वो कितने की हो जाएगी? 125 रुपए। पहले कंपटीशन था अमेरिकन कंपनी और मेक्सिको की कंपनी के दरमियान कि अगर अमेरिकन कंपनी 110 रुपए का दे रही थी तो जो मेक्सिको वाली कंपनी थी वो 125 रुपए का दे रही थी। तो जो लोग खरीद रहे थे वो जो 100 और 110 का कंपटीशन था तो मेक्सिको वालों को खरीद रहे थे। अब वो जो रेट बढ़े तो कितने हो गए? अब 125 हो गए। अब जो वहां का अमेरिकन बंदा है वो खरीदेगा, वो किसको खरीदेगा? अमेरिकन मेडिसिन। इस तरह ट्रंप ने थ्रू इस पॉपुलिस्ट आइडियाज उसने अब अमेरिका की इंडस्ट्री को प्रमोट कर अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें इट इज रॉन्ग, लेकिन अगर आप उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज राइट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसलिए रॉन्ग है ना कि हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अमेरिका बहुत ज्यादा जो अपनी वो बना रहा है चीजें, ठीक है, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स है वो अमेरिका के साथ है। लेकिन अगर पाकिस्तान जब एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका के साथ उसको 25% में टैरिफ देना पड़ेगा, तो पाकिस्तान की जो प्राइसेस है वहां पर हाई हो जाएंगी। फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो 40 वजह से रही है कि हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट करनी है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे बिल्कुल कम हो जाएगी क्योंकि वहां पर उनको कोई खरीद नहीं रहा। तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगी। तो अब मैक्सिको के साथ यही हो रहा है कि मैक्सिको की जो सारी एक्सपोर्ट्स हैं, मैक्सिको की 70% से प्लस जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएसए के साथ, और जो यूएसए किसके साथ एक्सपोर्ट है वो इनके जीडीपी का टोटल 2% है। यूएसए के जीडीपी का सिर्फ 2% है। अब ट्रंप की आपने सिर्फ सोच का अंदाजा लगाना, जिस इज माय एनालिसिस, कहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन मेरा एक अपना एनालिसिस है कि मैक्सिको पे अगर आप लगा देंगे टैरिफ, उसकी इकॉनमी को कितना फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर मैक्सिको यूएसए पे टैरिफ लगाए तो यूएसए को क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। इसी वजह से मैक्सिको कभी भी यूएसए पे टैरिफ नहीं लगाए क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है। टैरिफ हमेशा एज अ इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर के तौर पर यूज किए जाते हैं। तो वो जा रहा है यूएस से कि मैक्सिको मेरा हिस्सा बन जाए, और उससे कनाडा के साथ भी यही हुआ। उसने कहा कनाडा के जी हमारा हिस्सा आप बन जाए, हमारी 51st स्टेट बनो, और हम आप पर भी नहीं तो 25% टैरिफ लगा। लेकिन चाइना ने केस जब अमेरिका ने लगाया तो चाइना ने भी टैरिफ लगाया।
उस वक्त लगा था, इट वॉज 2019 सॉरी, स्टील पे उस वक्त लगा था, स्टील और एल्यूमिनियम पे दैट वॉज 20+ % था वो भी। लेकिन इस दफा जब जो ट्रंप ने लगाया है, ट्रंप ने चाइना पे 10% लगाया। अब उस पे 10% लगाने की वजह क्या है? अमेरिकन इंडस्ट्री विदाउट चाइनीज प्रोडक्ट सर्वाइव भी नहीं कर सकती, वहां पर डिमांड और सप्लाई का मसला आ जाएगा। इसलिए उन्होंने उतना कुछ लगाया है जितना वो खुद भी बर्दाश्त कर सके और चाइना भी बर्दाश्त कर सके। अगर वो इन पर इन दोनों के साथ चाइना पर नहीं लगाता था तो फिर उसके जो पॉपुलिस्ट जो उसके लोग थे उन्होंने उसकी मुखालफत कर देनी। तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उसने चाइना पे लगाया था, नहीं तो उसने चाइना पे कभी भी नहीं लगाया। क्योंकि अगर देखें आप नेबरिंग कंट्रीज के साथ इतना क्लैश कर रहे हैं और आप किसी और मुल्क के साथ क्लैश नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको वोट नहीं मिलेगा। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में मोदी हमेशा वोट लेता है पाकिस्तान के नाम पर, उसी तरह जो ट्रंप ने वोट लिए वो चाइना के नाम पर लिए, और वो आगे चाइना के खिलाफ अगर नहीं लगा रहा तो फिर उसको कौन बुलाए, उसको अगली दफा कौन वोट दे। इस वजह से जो ट्रंप ने फिर वो लगाया वो चाइना पे भी साथ लगा दे। लेकिन मेजर यही मसला था। अब ये क्या चीज हुई, ये भी नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही है, तो ग्लोबलिज्म को प्रमोट नहीं कर रही। हाँ जी, किसके खिलाफ? नेशनल लीडर है ना, तो चाइना के खिलाफ तो उसमें ऐसा कौन सा डेट कार्ड खेला कि किसी वजह से क्या ये हमारे टॉपिक से रिलेट कर रहा है? अच्छा जी, अच्छा इसी तरह से फिर एक आपके राइटर हैं रेजी साहब, में उसके अक्सर बात करता रहता हूँ, जो आल रेजी बुक इज 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी। उसमें जो एक उसने बात की, उसने कहा, एक तो वो बात करता है द बिग डाटा इज वॉचिंग यू, इसमें एक अच्छी कोटेशन है, कहीं पर भी अगर इंफॉर्मेशन की बात करनी हो तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, बिग डाटा इज वॉचिंग यू। और दूसरा, those who controls the information controls the future, those nation who controls the information controls the future। You all know Hariri। He was Jewish at first, but आजकल ये atheist हुआ है। तो इसकी मैं कहता होता हूँ, अगर आने वाले दौर में आज से कुछ 5-7 साल बाद जिस तरह अब हम प्लेटो को पढ़ते हैं ना, या जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, इसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसकी भी थ्योरीज ऐसी हैं जो कि न्यू वर्ल्ड को मैच कर रही हैं, जो कि पहले जिस पर कभी बात नहीं की थी, ये उन चीजों पर बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी इसकी चीज। अच्छा, अब इसने क्या कहा, दोज हू कंट्रोल्स द इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स द फ्यूचर। अब इसमें भी फिर जो चाइनीज है, चाइना का टिकटॉक, उसके पास, जिसके पास टिकटॉक है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? टिकटॉक के पास। और टिकटॉक चाइनीज क्योंकि कंपनी है, और हमने बात पहले इस बात पे की हुई है कि माओ की जो आइडियोलॉजी थी, माओ ने इस वजह से कुछ जीनियस को छोड़ा था कि जब हमें आपकी जरूरत होगी आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो उस सपोर्ट में अब जब भी किसी भी ऐसी कंपनी को से चाइना को डाटा रिक्वायर्ड होता है तो वो उनसे डाटा ले लेते। जैसे हवावे पे इल्जाम आया और हवावे पूरी दुनिया से बैन हो गया, और टिकटॉक पर भी इल्जाम है और टिकटॉक भी काफी ममालिक से बैन है, जैसे इंडिया ने बैन कर दिया, फेसबुक पे भी था। तो वो भी चाइनीज आइडियोलॉजी जो कि वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो भी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। और अगेन जो डाटा हब है वो कौन सा? आपका सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ है? यूएसए के अंदर। वहां पर सारे के सारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जितनी भी बड़ी एप्स हैं आपकी, इन सारों के जो हब है वो सिलिकॉन वैली के अंदर है। सैन फ्रांसिस्को के साथ वो साइड में सारी सिलिकॉन वैली।
सिलिकॉन वैली क्योंकि चिप सिलिकॉन से बनती हैं, सिलिका रेत से बनती हैं, इस वजह से उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, वहां पर सारी आपकी आईटी फर्म जितनी भी है वहीं पर ही है, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, कोई भी आप। तो वो सारे भी मिलकर क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरह का अमेरिकन नेशनलिज्म ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड अगेन जो वॉर आनी है वो इन्हीं की है। फिर ग्लोबलिज्म में अगर हम स्पेस में देखें, तो स्पेस की अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही था जो परमानेंटली हमारा जो मिशन स्पेस में होता था, जिसको हम कहते थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS। किसने भेजा हुआ था? डिफरेंट कंट्रीज ने मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा हुआ था कलार के अंदर, जो वहां पर जहाँ से अभी वो पिछले दिनों में वो वापस भी आए हैं। देखा है सुनीता, क्या नाम था उसका? सुनीता विलियम्स। हाँ, सुनीता विलियम्स का दूसरा उनके साथ था, वो आए थे, तो वो स्पेस स्टेशन में इन्होंने रहते हैं। अब वो एक ऐसा ज्वाइंट वेंचर था जिसमें सारे कंट्रीज पार्ट लेते थे, लेकिन अभी कुछ महीने पहले चाइना ने अपना भी स्पेस स्टेशन, जो स्पेस स्टेशन है वो लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो इट इज अगेन द स्पेस रेस, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द स्पेस रेस, जो कि नेशनलिज्म को प्रतीक है। ठीक है, फिर इसके साथ वापस अगर हम पॉलिटिक्स पे आए, तो पॉलिटिक्स के अंदर एक नया ट्रेंड आया है आफ्टर कोविड। कोविड से पहले जो ट्रेंड था वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे UN, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या यूनेस्को, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका ट्रेंड था। लेकिन आफ्टर कोविड द वर्ल्ड रियलाइज्ड दैट इफ यू हैव नॉट गुड रिलेशन विद योर नेबर्स एंड यू हैव नॉट स्ट्रॉन्ग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। मिसाल के तौर पर EU ने कोविड को बहुत अच्छा सर्वाइव। क्यों? क्योंकि उनके आपस में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी ना EU, वो बड़ी स्ट्रांग थी। जिस मुल्क को जहां पर जिस चीज की जरूरत होती थी वो आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान और इसके जितने भी मुल्क हैं, किसी का एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे इधर फूड इनसिक्योरिटी होती और कोविड के दौरान हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर होती तो क्या हम यूक्रेन से वही चीजें मंगवा सकते थे जो आज भी हम मंगवा रहे? तो हमें वो कहाँ से मंगवानी पड़ती? इंडिया से। अगर हमारी जो रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इस वजह से एक नया ट्रेंड आ रहा है जो कि नेशनलिज्म को प्रमोट करेगा, वो आपका आ जाएगा रीजनलिज्म। रीजनलिज्म ये होता है कि पहले वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर बात होती थी, अब रीजन्स के लेवल पर बात होती है, जैसे यूरोपीय यूनियन, जैसे सार्क, जैसे ब्रिक्स, जैसे SCO। ठीक है, ये सारी कौन सी हैं? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपस में अपने रीजन के मामला को सॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी किस चीज को शो कर रही है कि जो दुनिया में जो पावर है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर पे जा रही है। कि अब दुनिया में मल्टी सेंटर्स ऑफ पावर है। जैसे आज के दौर में अगर IMF को कोई टक्कर दे सकता है तो वो कौन सी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पता है आपको? एशियन डेवलपमेंट बैंक। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक और पाकिस्तान कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहा है और वो ज्वाइन कर नहीं पा रहा? बात में तो है ना, ब्रिक्स। और अब इसका नाम है ब्रिक्स प्लस। आइंदा आपने ब्रिक्स प्लस लिखना है, क्योंकि पहले इसमें 5 मुल्क थे, अब इसमें 11 मुल्क हो गए। ठीक है, तो आपने इसको ब्रिक्स प्लस आइंदा लिखना है। 11 6 मुल्क ऐड हो, चेक कर लीजिएगा मेरे मतलब में 6 मुल्क दोबारा चेक कर लें। 25 जनवरी में 11 हो गया, लेकिन चेक कर लें दोबारा, अगर 10 होंगे तो 10 होंगे। अच्छा जी, ब्रिक्स के अंदर एक जो इन्होंने बैंक बनाने की कोशिश इन्होंने की है, मैं उस पर पेंसी पे भी हम बात करते हैं, पहले मैं बैंक की बात कर। उस बैंक की एक बड़ी मजेदार चीज है कि उसमें तकरीबन $100 बिलियन वो अपने बैंक में रखते हैं।
जिस मुल्क को जितने पैसे चाहिए उस मुल्क को उतने पैसे दे दिए जाते हैं, बट विद इन ब्रिक्स स्टेट्स। ठीक है, पाकिस्तान को कितने पैसे चाहिए होता है IMF से? 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, मैक्स 5-6 बिलियन। तो अगर हम ब्रिक्स का हिस्सा हो तो अपनी पॉपुलेशन वाइज, अपने एरिया वाइज हम उनसे बड़ा आसानी से उतना लोन तो ले सकते हैं। और उसमें वो छूट पे नहीं है, वो ये है कि आपने रिटर्न करना है सिर्फ विद इन टाइम लिमिट। अगर आप नहीं करेंगे तो आइंदा आपको नहीं मिलेगा। उसकी शर्तें ज़रा आसान है, IMF की शर्तें बड़ी महंगी हैं और वो बड़ी, उसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अगर आप ब्रिक्स का हिस्सा बन जाते हैं इट मीन्स आपको बड़ा एडवांटेज होगा। सही है, तो वहां से हम इसमें भी शामिल नहीं हो रहा है। और इट इज अ थ्रेट टू IMF एंड इट इज अ थ्रेट टू UN ऑल्सो। क्योंकि अगर आप इन 11 ममालिक या 10 ममालिक जो है इनको देखें तो इट होल्ड्स अप टू 50% ऑफ इकोनॉमी एंड अबाउट 40% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। चाइना, रशिया, इंडिया, उधर से ब्राजील, सॉरी साउथ अफ्रीका, और हाँ जी ब्राजील भी है। ये 5 मुल्क, ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा एरिया के वाइज मुल्क है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका का सबसे बड़ा एरिया का मुल्क है। रशिया, इंडिया और चाइना, ये आधी दुनिया तो यही 3 मुल्क है। और आबादी में सिर्फ इंडिया और चाइना 3 अरब बनते हैं दोनों को मिला के। टोटल आबादी कितनी है? 7-8 अरब। तो 2 अरब 3 अरब तो यही है, 40% तो इन दो के साथ ही आपकी हो जाएगी। तो मोर देन 50% पॉपुलेशन, मोर देन 50% ऑफ एरिया, तो आपने आधी दुनिया तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने कवर कर लिया, तो फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है? बाकी अगर वो छोटे लाहौर जितने मुल्क हैं भी तो उनका क्या किसने करना? मेजर तो दुनिया की पॉपुलेशन यही है ना। और डेमोक्रेसी तो यही कहता है कि जहाँ पर मेजोरिटी हो वहीं पर अथॉरिटी है। तो वोट्स में तो ये दुनिया में फिर अगर वोटिंग हो तो फिर ब्रिक्स जीत जाएगी। सर जैसे यहाँ से पूछूं आपकी क्या एनालिसिस है, अगर पाकिस्तान ख्वाहिश करता है कि इसका मेंबर बने तो इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स में आए? यही इशू, यही है ना, ये क्वेश्चन है कि देखें ना, हर चीज से आगे एक क्वेश्चन निकलता है। वो आपने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बनाने होते हैं, उनको रेडी करना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि द इरिटेंट्स इन द वे ऑफ पाकिस्तान टू ज्वाइन ब्रिक्स, वो कौन से ऐसे इरिटेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करते? उसमें सबसे पहला जो इरिटेंट है वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया की वजह से आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाओ। दूसरा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी, टेररिस्ट स्टेट, उसकी वजह से। तीसरा, आपका जो इंस्टेबिलिटी या क्रिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपका वो जो इन्फ्लुएंस रहता है एक्सटर्नल फोर्सेस उनका, उसकी वजह से भी वो आपको नहीं देते। फिर आपका जो है अमेरिकन कैंप में नहीं, हम इस वक्त तो हम किसी कैंप में भी नहीं है, कोई भी हमें नहीं ऑन करने की कोशिश कर रहा। लेकिन वैसे हम इस वक्त अगर देखा जाए तो हम चाइनीज कैंप में ज्यादा लाइक। इस गवर्नमेंट में अगर देखें तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अपना टिल्ट US की तरफ कर रहे हैं, लेकिन वहां से हमें कोई अच्छे सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। और हम चाइनीज कैंप को नाराज करना नहीं चाह रहे। इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप इस कैंप, वी आर ट्राइंग टू बी इन अमेरिकन कैंप, बट वो हमें खुद एक्सेप्ट नहीं कर। सर क्या इसमें थ्योरी का भी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों कम्युनिज्म की तरफ है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका जो है डेमोक्रेसी के नजदीक है, तो इनकी तो पहले भी लड़ाई रही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाइना है वो खुद को डेमोक्रेटिक स्टेट है। चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ो, हाँ जी, दैट इज उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वो दैट इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, और वो नाराज हो जाते हैं जब उनको डेमोक्रेटिक ना कहा जाए। अभी पाकिस्तान की USA के साथ जो लड़ाई थी उसकी भी एक वजह यही थी। 2021 और 22 में 22 और 23 में 2 डेमोक्रेटिक समिट्स हुई USA के अंदर। उसमें दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उनको इनवाइट किया गया, लेकिन USA ने चाइना को इनवाइट नहीं किया। तो पाकिस्तान ने कहा आप चाइना को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम भी नहीं आए।
जो पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान लड़ाई की जो मेजर वजह थी वो ये थी 2021 22 और 23 में दो अभी रिसेंट जो इसके यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो ने ये कहा था कि पाकिस्तान इज नॉट आवर पार्टनर, इज आवर एलाय इन काउंटरिंग टेररिज्म। मतलब पार्टनरशिप में किसी आपका मौजूद सकती है ना, आप ट्रेड कर सकते हो हमारे बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए वो हमें नॉन नेटो अलाई भी कहते हैं, हम उस बात पे भी खुश हो जाते हैं। वो हमें ये आप जो कह रहे हैं काउंटर टेररिज्म के अलाए हैं, वो भी एक नॉन नेटो स्टेट वाला ही, वो अलाई वाला ही है। तो वो हमें हमेशा, हमने बात कर ली भी, ये मैं करता रहता हूँ कि वो हमें एज अ सिक्योरिटी स्टेट क्यों देखते हैं। मैं वो उस दिन हमारा फॉरेन पॉलिसी में हमने बात की कि अमेरिका सीज पाकिस्तान फ्रॉम अफगान लेंस, कि वो जब वो देखता है एक वो ट्राइयोका बना हुआ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका का, उन्होंने जब भी पाकिस्तान को देखना है वाया अफगानिस्तान देखना है। वजह क्या, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है क्या? अगर अमेरिका का अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो पाकिस्तान को फेंक के छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो वही बिकेम क्लाइंटलिस्टिक, जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम क्लाइंटलिस्टिक रहे थ्रू आउट द हिस्ट्री। हमें पैसे दिए गए, हमने उनके इंटरेस्ट को वहां पर सर्व किया, तो वो हमें वही समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है आगे कि हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, हमारी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंस हमने देनी है कि हमारे डिसीजंस हमारी मर्जी से होंगे, हम किसी से डिक्टेशंस नहीं लेंगे। उस दिन भी यही कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट पावर। We can not be soft power, we can not be hard power, but we have to be a smart power. ठीक है, तो हमें एक स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा, एक बैलेंस क्रिएट करने पड़ेंगे सऊदीया ईरान में भी और चाइना उसमें भी, और इंडिया के साथ भी हमें जरा एक मजबूत वे में कनेक्शन बहाल करने पड़ेंगे इंडिया के साथ। तो ये था, ठीक है। अच्छा जी, और किसी के जहन में कोई ऐसी चीज आ रही हो जिसकी वजह से मल्टीपोलैरिटी का राइज आ रहा हो? ट्रेड रूट्स, एनर्जी रूट्स और ट्रेड रूट्स जो है, एनर्जी ट्रेड रूट्स दोनों को मिक्स कर ली, वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है। देखिए अर्जेंटीना 1947 से पहले, 1950 से पहले दुनिया की इतनी बड़ी पावर थी कि ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर होगी वो अर्जेंटीना है, ठीक है। लेकिन इस वक्त अर्जेंटीना और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल सेम, ठीक है। तो हर वक्त दुनिया में कोई ना कोई पावर इमर्ज कर रही होती है और कोई ना कोई पावर डिक्लाइन कर रही होती है। अगर आपने वो इब्न खल्दून का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राइज एंड फॉल ऑफ द डायनेस्टीज, उसमें वो कहता है जी कि 40 साल तक एक मुल्क ऊपर जाता है, फिर वो स्ट्रेट लाइन में आता है, फिर वो 40 साल के बाद डिक्लाइन करने लगता है। तो वो 120 ईयर्स का वो टाइम स्पेन देता है। तो वो ऐसे ही चल रहा है कि आज भी बहुत सारी कंट्रीज बूम में जा रही हैं, जैसे यूएसए। आज की मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में यूएसए सऊदीया, उसका बड़ा रोल है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी एक वहां पर मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर सारी ग्लोबल लीडरशिप वहां पर इकट्ठी हुई, ठीक है। तो वो अपने आप को, जो कतर पहले कर रहा था, जैसे कतर में आपके अफगानिस्तान वाले सारे के सारे वो कतर अकॉर्ड्स जितने भी हुए, वहाँ दो अकॉर्ड जिसको आप कहते हैं, जिसकी वजह से यूएस का विड्रॉल हुआ था, तो वो सारे के सारे पहले कतर में हो रहे थे, अब वो सारे के सारे सऊदीया में हो रहे हैं, ठीक है। तो सऊदीया को भी उस रीजन की एक बड़ी पावर बनाया जा रहा है अगेंस्ट ईरान, ठीक है। हाँ जी, तो उस वजह से अब पावर सेंटर्स हर जगह पर अलग-अलग शिफ्ट हो रहे हैं। यू की बात कर रहे हैं, यू अपने लेवल पे एक बड़ी पावर है, ब्रिक्स को देख रहे हैं, ब्रिक्स अपने लेवल पे एक बड़ी पावर है, ठीक है। पाकिस्तान अपने लेवल पर एक बड़ी पावर है क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो हर चीज को आपने देखना है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर, इसमें समझाना जो मैं ओवरऑल आपको समझाना चाह रहा था इस वे से, एक है, एक ये दो क्वेश्चन बनते हैं, एक ग्लोबलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न एरा, और एक है नेशनलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न एरा, या इसके ऑपोजिट आ जाए
नॉट ग्लोबलिज्म बट नेशनलिज्म आइडियोलॉजी ऑफ आवर, या इसका कोई भी वाइस वर्सा कुछ भी कुछ नहीं। इसी तरह वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर, या वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स यूनिपोलैरिटी अगेन, या कुछ भी सवाल आ जाए, वो मैटर ही नहीं करेगा कि वो सवाल क्या है। आपने उसमें अपने दोनों जो पर्सपेक्टिव हैं वो लेने कि जी दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। मैंने इसी वजह से दोनों चीजें एग्जिस्ट कराई। हाँ, अगर वो एम्फसिस कर दे कि यही करें, इसको ही एक्सप्लेन करें, फिर आपने उस एक चीज को करना है कि किस तरह हम यूनिपोलर से मल्टीपोलर में शिफ्ट हो। क्वेश्चन ये था कि आपने जिस तरह बताया कि यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? अगर इसका ऑपोजिट देखा जाए, अगर कंटेम्परेरी देखा जाए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प की आइडियोलॉजी है, आपको क्या लगता है, आपके मैसेज में जानना चाहूंगा कि इसकी ये सोच बनी कि हम मल्टीपोलर से दोबारा यूनिपोलर पर आए, इस तरह हमने 90 से रूल करते आ रहे हैं। सही है, आपकी बात सही है। ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये मैंने इसको ये देखी थी। When was America great? नहीं, उस वक्त अमेरिका स्ट्रॉन्ग नहीं था, उस वक्त उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थे। 1991 रशियन जब वो सोवियत की वो disintegration, that was the time when USA was at its peak and that was the era of Republicans। वो उस वक्त जीत रहे थे, ठीक है? तो वो दोनों चीजें इसमें वो कर रहा है। एक तो वो वोट्स भी अपने ले रहा है इस आइडियोलॉजी के जरिए से कि वोट शुड बी फॉर द रिपब्लिकन पार्टी, और दूसरा अमेरिका, उसको हमने उस पोजीशन पर लेके जाना है। और वो उस पोजीशन पर कब जाएगा? जब पहली कोल्ड वॉर क्या थी? द कोल्ड वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। तो कौन जीता? कैपिटलिज्म। अमेरिका ग्रेट बना। आज कौन सी वार है? ट्रेड वार, जिसके लिए ये सारी उसने बात की। आज अगर अमेरिका ट्रेड वॉर जीत जाता है तो इट विल बी द कोलैप्स ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, लेकिन चाइना ऐसा होने नहीं दे रहा। उसने अपनी इकोनॉमी डाइवर्स कर ली और हाँ, वो एक पॉइंट रह गया है, डी डॉलराइजेशन वाला। डी डॉलराइजेशन ट्रम्प ऐसे बार-बार ये बात कर भी चुका है कि God has given to me second life to do something big for Americans। अब इस तरह सर, अब वो इस तरह बैक टू बैक एग्जेक्टिव ऑर्डर दे रहा है कि वहाँ पे तरक्की सेक्टर्स को खत्म कर दिया जा रहा है, और वो बार-बार बात करता है कि हमारे पास दुनिया से सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, हम किसी पे डिपेंड नहीं करते नहीं। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन एआई है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन एग्रीकल्चर की मशीन भी मौजूद है। बिल्कुल, तो उनके पास है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उनको जो मसला है ना, अगर वो अपनी उस पर इन्वेस्ट ना करें डिफेंस पे, तो वो अपने मुल्क को बहुत अच्छा चला सकते हैं। उनकी जो मेजर स्पेंडिंग है वो उसकी है, उनके डिफेंस की। लेकिन वहां पर इशू आ जाता है, फिर अगेन क्रिटिकल साइंस काम में आती है। पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ट्रम्प इज नॉट द ओनली पर्सन दैट इज टॉकिंग अबाउट। वहाँ की जो डिफरेंट मेन्स हैं, जैसे उनकी आर्म्स की जो इंडस्ट्री है वहाँ की, जिस तरह हमारी यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, वहाँ पर आर्म इंडस्ट्री की बात की जाती है। अब वो आर्म इंडस्ट्री क्या इस चीज पर एग्री करेगी कि हमने दुनिया में सुकून करना है या हमने अमेरिका को सुकून कर देने हैं? अगर तो इस बात पर एग्री हो जाएंगे तो फिर जो है ट्रम्प को जितनी बातें कर रहे हैं वो हो सकती। लेकिन अगर वो लोग उसको इस तरफ नहीं आने देंगे तो फिर मसला है। फिर इस जगह पर फिर हरेरी काम है। फिर हरेरी क्या कहता है? हरेरी कहता है जी वी हैव लॉस्ट द स्टोरीज। अब ये इसके पीछे अब एक पूरी एक डिबेट है। देखिए, आइडियोलॉजी जो है वो क्या है? आइडियोलॉजी इज अ स्टोरी। जिस मुल्क के पास, हमारे पास तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है, रिलीजन, लेकिन अमेरिका की आइडियोलॉजी क्या है? वो किस बेसिस पर आपस में इंटीग्रेशन करके बैठे हुए? इंडिया की आइडियोलॉजी क्या है? अब हिंदुत्ववाद आई है, नेशनलिज्म अब आया है। पहले जब वो कहते थे वो ये सेकुलर,
तब क्या उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? या ये तो हिंदुत्व तो बीजेपी की है ना आइडियोलॉजी, ये इंडियन आइडियोलॉजी नहीं है। हिंदुत्व जो है मोदी की आइडियोलॉजी है, आरएसएस का। लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी सेकुलर आइडियोलॉजी है, यूनाइटेड नेशंस की आइडियोलॉजी है, सेकुलर है। लेकिन वो किस वजह से करते हैं? द बाइंडिंग फोर्स, वो मैं यूं पूछना चाह रहा हूँ कौन सी कंपनी की यूज कर मतलब कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं। इकोनॉमी तो वो लहदा रह के भी कर सकते हैं, न्यूयॉर्क लहदा हो जाए तो बड़ा अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। इकोनॉमी की तो जब वो यूरोपियन से लड़े थे तो तब तो यही उनकी स्टोरी के यूरोपियंस के लिए वो इकट्ठे हुए थे। हाँ जी, जो वो इकट्ठे हुए थे वो यूरोपियंस के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, उन्होंने जंग की और उस जंग की वजह से वो इंटीग्रेट हो गए। अब उसके बाद से लेकर अब तक जो उनकी इंटीग्रेशन है वो जंगी है। जब उनको मसला होता है कि हमारे जो लोग हैं उनको कुछ स्टोरी नहीं मिल रही, वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई जंग छेड़ देते हैं। पिछला पूरी जो सदी है उन्होंने किसमें गुजारी? जंगों में गुजारी। ये स्टार्ट हुई तो फिर से जंगों में गुजारी। अब आके उन्होंने, उनके लोगों ने कहा भाईजान आप जंगों की बजाय हम पर भी कोई इन्वेस्ट कर। अब उनके पास अब मसला क्या आ गया? मसला ये आ गया, पहले उन्होंने अपनी कोई भी बात किसी भी रीजन में छुपानी होती थी, लोग इस बात के पीछे छुपाता था ये हमारे पैसे लग गया अफगानिस्तान में, हमारे पैसे लग गए यहाँ पे, हम तो अमेरिका के लिए लड़ रहे हैं, अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं वो अमेरिका के लिए लड़ रहे हैं। तो इस बात के पीछे हर चीज को छुपा देते थे। लेकिन अब वो बात खत्म हो गई। अब वो कहते हैं अब तो कहीं ना लग रहा है, अब तो हमें हिसाब फिर वहां पर। इसी वजह से उन्होंने यमन पे अटैक कर दिया। हाँ जी, अब दोबारा से अमेरिका कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास दे हैव लॉस्ट द स्टोरी। और पूरी दुनिया का यही मसला है, जो केओस है ना। देखिए, रिलीजन इज अ बाइंडिंग फोर्स बिकॉज वी बिलीव इन अ सिंगल स्टोरी। अब वो स्टोरी क्या है? हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह एक है, दूसरा उनके आखिरी नबी हैं, और इस बात पर कोई इधर उधर सोच भी नहीं सकता। दैट इज द स्टोरी जिस पर हम बिलीव करते हैं और हमारे बिलीव स्ट्रॉन्ग है। वो कौन सी ऐसी स्टोरी पर बिलीव करें? उन्होंने तो रिलीजन भी निकाल दिया, उन्होंने तो वॉर भी निकाल दी, खुदा है नहीं, जंग है नहीं, रोटी पानी है नहीं, बिलीव किस पे करनी? तो ये हरेरी कहता है कि आज की दुनिया का जो क्योस है उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है लॉसेस। सर नेक्स्ट कर दे। ठीक है, ये एक बड़ा ही जनरल सा लेक्चर आज का था। थोड़े से इसमें जो समझने की चीजें थी वो ये थी, एक टॉपिक तैयार करने का मकसद ये नहीं होता कि वो टॉपिक ही है। एक टॉपिक तैयार करने का मकसद है कि इस टॉपिक के अंदर पूरी की पूरी करंट अफेयर्स है। हमने हर चीज पढ़ी और वो हर जो एक टॉपिक हमने पढ़ना है आगे चल के, लीड ऑर्गेनाइजेशन अलग से एक टॉपिक है, ये एक अलग से टॉपिक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलग से टॉपिक है, डिपेंडेंसी थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वो सारी वो अलग से एक टॉपिक है। इकोनॉमिक एक अलग से टॉपिक है। और ये सारी चीजें जब आप अलग पढ़ेंगे एक एक टॉपिक के साथ, और फिर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं। अब वो ये नहीं कि किसी एक को डोमेन को पकड़ेगा और उस पर क्वेश्चन कर देगा, नहीं, वो कहेगा जो बड़ा उसका एक फिजिकल साइंस में भी एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो कहता है कि हाउ डेवलप्ड वर्ल्ड इज एक्सप्लॉइटिंग द डेवलपिंग कंट्रीज। अब उसमें क्या आपने वो क्वेश्चन तैयार किया हुआ है? नहीं किया हुआ ना। लेकिन जब आप इन सारी चीजों को एक जगह पर कलेक्ट करके सोचेंगे तो उसमें से ऐसी चीजें निकल आएंगी, जिस तरह आपने अभी यमन की बात की कि वो एक्सप्लॉइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, इस तरह हमारे पास 1500 एग्जाम्पल्स हैं। ईरान के साथ क्या मसला है, सऊदीया के साथ क्या मसला है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ क्या मसला है, अफगानिस्तान के साथ क्या मसला है। वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिसोर्सेज, उनको क्यों नहीं निकालने दिया जा रहा है, उन पे आपने क्यों पाबंदियां लगाई हुई हैं? ठीक है, ये ऐसी मिसालें हैं जो कि इस बात को साबित करते हैं, जो कि हम इन्हीं बातों को पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं बात करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हर टॉपिक के अंदर, हर सवाल के अंदर, वो सवाल ही बेसिकली मिक्सचर होता है डिफरेंट टॉपिक्स का।
आप वो सारे जहन में रखा करें और जहाँ पर कुछ नहीं आना समझ आ रहा हो अपनी करंट अफेयर शुरू से याद करना शुरू कर दिया करें कि भाई फॉरेन पॉलिसी में मैंने क्या पढ़ा था, अफगानिस्तान रिलेशन में क्या पढ़ा था, वो किसी तरह यहाँ पर फिट होते हैं या नहीं। ठीक है, तो कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वी आर इन अ ग्लोबलाइज्ड एरा। ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजिकली वी आर इन नेशनलिस्ट एरा। ये मेरा एक ओपिनियन है कि बाकी हर चीज में हम ग्लोबलिस्ट वे में रह रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली वी नीड अ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो कि हमारे मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को भी प्रिजर्व करे, हमारी सोवरेनिटी को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी टेरिटरी को, हमारी पॉपुलेशन को प्रिजर्व करे। और हमें एक वी नीड अ सेपरेट आइडेंटिटी, एवरी कंट्री नीड्स अ सेपरेट आइडेंटिटी, और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए हमें नेशनलिस्ट होना पड़ेगा। और अगर अगेन इफ वी विल लूज द स्टोरीज देन देयर विल बी ओनली अनार्की। ठीक है, तो ये आज का जो था हमारा समय। हाँ जी, कोई सवाल किसी का? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ओरिएंटेड है कि हम सब क्लेम करते हैं कि हम नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, हमें हमारे रिलीजन में इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। सर मेरे दोस्तों ये फैक्ट हमारे रिलीजन में टेररिज्म खत्म क्यों नहीं हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों है, पॉलिटिशियन आपस में इंटीग्रेट क्यों नहीं करते, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ये इशू क्यों नहीं खत्म